नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, 2024 से पहले वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन एक मुद्दा जिसकी अब कुछ दिनों बाद सुनवाई है कोर्ट में, वह है धारा 370 का। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आ गई थी, तो अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने धारा 370 हटाई। उसके बाद कई महीने एक तरह से लॉकडाउन जैसा माहौल कश्मीर का रहा। बहुत कुछ हुआ, नौकरियाँ 50,000 देने का वादा किया था, लेकिन सतपाल मलिक का उसके बाद जो विरोध हुआ है, वो सबको पता है कि नौकरी के नाम पे क्या हुआ है वहाँ पे। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल है, कश्मीरियों को ये कहना है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो अब क्या इंसाफ होगा? इस पूरे केस में क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं, वो ज़रा बताएँ जनता को। एक बात बिल्कुल आप साफ समझ लीजिए कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को भारतीय जनता पार्टी 1954 से ही मुद्दा बनाए हुए है। कश्मीर का जब हिंदुस्तान में विलय लेकिन हुआ, 1954 में बीजेपी नहीं थी ना सर? जनसंघ तो थी, आरएसएस तो थी, हिंदू महासभा तो थी, राम राज्य परिषद तो थी। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के ही मुखौटे हैं। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इन्हीं जड़ों को सींच कर आगे बढ़ी है। अब जी। एक बात आप याद रखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ पर एक आंदोलन किया था, उसके दौरान उनको जेल हुई थी, जेल में अचानक वो स्वाभाविक मौत मर गए और तब जो है भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग या आरएसएस के लोग ये कहते थे कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि यूनिवर्सल जो अभी यूसीसी की बात हो रही है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो एक देश में 4 कानून नहीं चलेंगे, 5 कानून नहीं चलेंगे। यही इनका एक थीम है और उसी को लेकर ये जिंदा है और उसी को लेकर ये हमेशा ढोल पीटते रहते हैं। अब आपको याद होगा कि 2019 में इन्हीं दिनों की बात है, जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो 3 अगस्त को अचानक टीवी चैनलों पर एक खबर सी आने लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसा कहा गया कि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि सारे लोग जो है अपने घरों को लौट जाएँ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। एक सन्नाटा सा सस्पेंस बना दिया गया और रामदेव ने कहा ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। एक रिपब्लिक भारत के जो एडिटर हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कुछ बड़ा होने वाला है। और अल्टीमेटली ये निकला कि 5 तारीख को 5 अगस्त को सब लोगों ने देखा कि अचानक भारत सरकार एक बिल ले आई और उसमें उसने 3 बिल रखे। एक 35 ए धारा अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर के संविधान की थी उसके तहत उसे हटाने का, एक अनुच्छेद 370 को हटाने का और ये कहा गया कि आंगन-फांगन में ताबड़तोड़ तरीके से यानी जी। संसद जो है 10:30 बजे लगी और आप समझिए कि 2 घंटे में सब कुछ पास हो गया। जी। उसका राज्यसभा में भी यही बात थी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि संसद में बहस नहीं हुई। संसद में बहस होनी चाहिए थी। किसी को मसौदा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि ये जो है हमलावर तरीके से जो है बिल पास कराते हैं। किसी को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है, उसका कोई प्रारूप नहीं आया। जब जीएसटी पास हुआ तब भी उसका प्रारूप किसी को पहले नहीं दिया। जब इन्होंने अभी 2000 के नोट पे अपना फैसला लिया तब किसी को नहीं बताया। इसी तरह आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए जो भी कार्रवाई हुई वो इतने ताबड़तोड़ तरीके से हुई किसी को नहीं पता। अब सच जो है झूठ जो है इनका सामने आ रहा है। सतपाल मलिक जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने अब सरेआम कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त को 2019 को उनको दिल्ली से एक फ़ोन गया कि आपके पास एक चिट्ठी भेजी जा रही है, आप उस चिट्ठी को साइन करके हमें वापस भेज दें। वो चिट्ठी की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो देश का संविधान है, उसमें ये प्रावधान है 370 में कि जो भी वहाँ पे कानून की स्थिति बदलने की स्थिति आएगी, जिसे धारा अनुच्छेद 370 हटाना कहते हैं, अगर वो आएगी तो उसका जो बिल है, उसका जो प्रस्ताव है, वहाँ की विधानसभा द्वारा पास होना चाहिए। और वहाँ की विधानसभा को भंग भंग कर दिया गया था पहले, सबको पता है यानी ताबड़तोड़ तरीके से और करने के बाद वो सारी ताकतें जो है, इन्होंने ये मान लिया कि असेंबली की ताकत जो है राज्यपाल पे आ गई और राज्यपाल ने उसको एक्सरसाइज़ कर दी और सुबह वो चिट्ठी भेज दी। और उन्होंने खुद कहा सतपाल मलिक ने कि मैंने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कहा और चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ किया जाता है, यानी अनुच्छेद 370 हटाया जाता है, तो कम से कम 10,000 लोग मारे जाएँगे।
तो सरकार ने सारी वहाँ की जो पुलिस थी, उसके सारे हथियार छीन लिए, उनको निहत्था कर दिया और तब ये बिल पास हो गया। जब ये बिल पास हो गया तो इसके खिलाफ जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो ये है कि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पर सारे जो इंटरनेट काट दिए गए थे, अखबार छपने बंद हो गए थे, लोगों के आने-जाने पे रोक लगा दी थी। लोग जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, जम्मू कश्मीर के लोग दिल्ली नहीं आ सकते। तब हुआ क्या कि आंगन-फांगन में बहुत सारे लोगों ने अपना जो कानूनी अधिकार है, जिसे हम मूल हमारे अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट, उसकी बात के लिए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की और एक याचिका जो है वो शाह फैसल ने की। शाह फैसल जो थे वो आप समझिए एक आईएएस ऑफिसर थे, बड़े ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने इस मुद्दे से पहले ही सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था और अपना एक राजनीतिक दल बना लिया था और वो विपक्ष की बैठकों में शामिल होते थे। शाह फैसल ने भी एक याचिका डाली, मोइना मित्रा ने भी डाली, तकरीबन 55 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ डाली और तब के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्होंने इनको यानी सुना, स्वीकार किया और कहा कि हम इस पे आगे विचार करेंगे और उसके बाद विचार हुआ नहीं हुआ ये आप सब लोग जानते हैं कि क्या। अब जो हिंदुस्तान के वर्तमान मुख्य प्रधान न्यायाधीश हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जी। तय किया कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ इसको सुनेगी और उस पीठ में वो लोग होंगे जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। यानी खुद डीवाई चंद्रचूड़ हैं उसमें, फिर जस्टिस खन्ना हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस गवई है, तो 5 ऐसे लोगों को लिया जो आने वाले समय में एक के बाद एक चीफ जस्टिस बनेंगे और ये बेंच इसको सुनेगी। अब सुनने की बात से ही इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब आरएसएस ने एक दुष्प्रचार शुरू किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे, इंटरनेट पे जाएँगे, तो दुष्प्रचार ये किया हुआ है कि शाह फैसल, जो कि पहले आईएएस ऑफिसर थे, फिर उन्होंने रिट डाली, उसके बाद उन्होंने सरकार को कहा कि मैं नौकरी दोबारा जॉइन करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद सरकार ने थोड़ी कार्रवाई करके उनको दोबारा आईएएस ऑफिसर बना दिया है और तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी ये रिट वापस ले रहा हूँ। उनसे रिट वापस दिलवा ली और वापस दिलवाने के बाद जो है अब ये कह रहे हैं कि जब शाह फैसल ने अपनी रिट वापस ले ली है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी क्यों? क्यों सुन रही है? सुप्रीम कोर्ट को सुनना नहीं चाहिए और शाह फैसल का बयान जो है खूब दिखा रहे हैं कि शाह फैसल ने कहा था कि जैसे पानी गुजर गया, जो बीत गया, जो बीत गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। उसने बड़ा एक जुमला सा कहा है कि झेलम का और जो पानी है और गंगा का पानी है, वो समुद्र में जाकर मिल चुका है। फिर जो जी। बीता सब उसको याद नहीं करना चाहिए, जो हो गया है, हो गया है। इस तरह की बात करके ये समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई मामला नहीं सुनना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बहस है, जो ये लोगों को बहका रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति जिसने पीआईएल डाली है, अगर अपनी पीआईएल वापस लेता है, अगर वो कहता है मैं अपनी पीआईएल को मैं प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं लड़ना चाहता, तो क्या वो पीआईएल वापस ली जा सकती है? संविधान की जी। स्थिति ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसने पीआईएल डाली है अगर वो वापस ले लेता है, तो वो पीआईएल जो है अपने आप में खत्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी या हाई कोर्ट नहीं सुनेगी। क्योंकि पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, मूलभूत अधिकारों का क्षय होने पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। अब इस बारे में अगर आप नज़ीर देखें तो 19 जनवरी 2019 को दीपक मिश्रा जो कि उस समय हमारे प्रधान न्यायाधीश थे और उनके बाद एनवी रमन्ना जो देश के प्रधान न्यायाधीश बने, उन दोनों की बेंच ने 19 जनवरी 2019 को एक सबरीमाला केस था जिसमें कि जिस आदमी ने वो डाली थी उसका नाम था नौशाद अनीस खान। वो वकील था, उसने डाली और उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा जी जब से मैंने डाली है सबरीमाला को लेकर मेरे को 500 से ज़्यादा लोगों की धमकी आ गई है, तो मैं पिटीशन वापस लेना चाहता हूँ। तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिटीशन वापस नहीं ले सकते क्योंकि पिटीशन वापस लेना आपका अधिकार नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले पर नोटिस कर देती है और कॉग्निजेंस ले लेती है और ये जी। मानती है कि इस मुद्दे को सुनना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि पिटीशनर हो। क्योंकि जैसे कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप हो जाए, अब मैं जाके कंप्लेंट करूँ जी फलानी जगह मर्डर हो गया, फलानी जगह रेप हो गया, फलानी जगह डकैती हो गई। फिर डकैत मुझे धमकी दे, मर्डर करने वाला मुझे धमकी दे या जिसने रेप किया वो मुझे धमकी दे और मैं डर के मारे कहूँ जी मैं तो अपनी एफआईआर वापस लेना चाहता हूँ, मैं कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहता। तो आप समझिए कि हर आदमी, कोई भी आदमी क्रिमिनल लॉ को या किसी भी कानून को इन मोशन तो ला सकता है, उससे हुँ। शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकता।
कॉग्निजेंस अगर कोर्ट ने ले लिया है तो इसका मतलब ये मुद्दा जो है कोर्ट के विचाराधीन है और कोर्ट ही उस पे तय करेगी कि क्या न करे। अगर वो आदमी कहता है कि मैं इस पे नहीं लड़ना चाहता, तो शाह फैसल जैसे कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, तो बाकी मोइरा मित्रा है और सीपीआई है और दूसरी जो 20 के करीब जिन लोगों को चुना गया है कि उनकी याचिकाएं सुनी जाएंगी, तो उनके वकील खड़े हो सकते हैं और कोर्ट अपनी तरफ से एमिकस क्यूरी, जिसे अदालत का मित्र बोलते हैं, किसी भी आदमी को बना सकता है कि तुम पैरवी करो हमारी तरफ से और हम सुनेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि कोर्ट ऑन इट्स मोशन बहुत सारी जी, पिटीशंस को शुरू कर देती है। तो वो इसलिए करती है कि कोर्ट उसमें समझती है कि इसमें कोई ऐसी बात है जिस पे अदालत का संज्ञान आना ज़रूरी है और अदालत ने अगर संज्ञान ले लिया है, तो उसके बाद जो है चाहे वादी आदमी चला जाए, मान लीजिए किसी केस में मर्डर हो गया और मर्डर में कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, तो इसका मतलब नहीं है कि जिसे अक्यूज्ड है वो छूट जाएँगे। अक्यूज़ भी ट्रायल के लिए जब तक रहेगा, जब तक प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ चलाएगा। और एक बात समझ लीजिए, जो कंप्लेनेंट होता है वो किसी भी केस में सिर्फ एक गवाह होता है। जब केस की सुनवाई होती है, तो वो गवाह के नाते खड़ा होता है और उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो बार-बार लगातार आप 2 दिन और सुनेंगे, खूब चीखेंगे कि जब शाह फैसल ने वापस ले लिया तो क्यों सुना जा रहा है? तो इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि अगर 20 के 20 जिन लोगों ने पिटीशन डाली वो वापस ले लें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 370 जो इन्होंने गलत तरीके से हटाई है, वो ठीक हो जाएगी क्या? अब जैसे मैंने आपको कहा कि सतपाल मलिक ने कहा कि रात को मुझे फरमान आया कि सुबह लेटर को साइन कर देना, मैंने लेटर साइन कर दिया। इन्होंने जी, झटके में उसे पास कर लिया और उसमें जो-जो प्रावधान थे, यानी जब हिंदुस्तान में एक्सेशन ऑफ कश्मीर इन इंडिया हुआ और उसके बारे में जो हमारा संविधान कहता है, संविधान सभा में 13 दिन बहस हुई कि 370 का प्रोविज़न बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्यों उसे लिखा गया कि ये अस्थायी है? क्यों उसके बारे में टेम्परेरी शब्द इस्तेमाल किया गया? क्यों उसको कहा कि इसमें ये विचारधारा है? तो इसलिए है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों दिया गया था? वो इसे दिया गया था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे, तो उन्होंने पूरे देश को आज़ाद कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिश के कब्ज़े में हिंदुस्तान है, वो तो हम भारत को सौंप रहे हैं, भारत सरकार को सौंप रहे हैं। लेकिन जितनी भी रियासतें हैं, 625 रियासतें थी, उनको भी उन्होंने आज़ाद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हें जिस जगह रहना है, जो अपना दर्जा लेना है, हिंदुस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहो और अगर आपको आज़ाद रहना है, तो आज़ाद रहो। तो आप देखिए कि जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें हैं, वहाँ के जो शासक थे, वो मुसलमान थे, मुस्लिम थे। लेकिन वहाँ की अधिसंख्यक जनता जो थी, वो हिंदू थी। तो वो जनसंख्या चाहती थी हम हिंदुस्तान में रहें और वहाँ के जी, शासक चाहते थे कि हम ना रहें। तो जैसे जूनागढ़ के नवाब ने कहा कि हम अब पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, हैदराबाद के नवाब ने भी ये कहा और हैदराबाद एक छोटी रियासत नहीं थी। पूरा आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला लो, वो मिलके हुँ, जो है हैदराबाद उससे बड़ा था। तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। तो ऐसी हालत में सरदार पटेल ने अपना साम-दाम, दंड-भेद वाला जो काम किया, उसके बाद वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो शासक हैं, उन्होंने सरेंडर किया और वो हिंदुस्तान में आए। कश्मीर का दर्जा जो है, वो उल्टी बात थी। कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिम बहुल थी और वहाँ का जो शासक था, वो हिंदू था। लेकिन मामला यहाँ उल्टा था। मुस्लिम जनता, कश्मीर की जनता हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती थी और वहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह, वो हिंदुस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं जो है कश्मीर को स्वायत्त रखूँगा, आज़ाद रखूँगा, स्विट्ज़रलैंड की तरह रखूँगा। तो आप समझिए, ये सारी बात जो थी क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस समय वहाँ के कश्मीर के बड़े नेता थे और उन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम के अपना क्षेत्रीय दल बना रखा था। पहले वो कांग्रेस में थे। तो उनका प्रभाव था शेख अब्दुल्ला की ये बार-बार माँग थी कि हमें भारत में शामिल किया जाए। और वो भारत में शामिल होना चाहते थे, महाराजा हरि सिंह उनकी बात नहीं मानते थे। तो पाकिस्तान ने कबायली इलाका जो है, उसके हिस्सों पर बहुत सारे हिस्सों पर कब्ज़ा किया और आज जो पाकिस्तान अधिकृत जिसे हम कश्मीर कहते हैं, वो हिस्सा है जो कबायलियों ने उस समय घेर लिया था। तो उसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह भागकर दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत पे विलय पत्र पर साइन किए और ये हमारे संविधान सभा में और संविधान में लिखा हुआ है कि 5 मार्च 1948 को वो एक्सेशन कश्मीर का हिंदुस्तान में माना गया और तब ये अनुच्छेद 370 बना। तो इस सारी पृष्ठभूमि में जाए बिना संसद की सिर्फ एक कार्रवाई को लेकर और ये कहना जो हो गया है, वो जो है कभी जो विवाद है, उनको खत्म नहीं करता और आप समझ लीजिए कि जब ये सुनवाई इसकी सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो मेरा मानना है कि ये
इस बारे में ये अदालतों को पूरी तरह से दबाव में लेने का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, फंडामेंटलिस्ट का, कि जो कहेंगे कि अदालतों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, वापस हो गया है मामला, जिसे वापस लिया वो लिया, आप क्यों सुन रहे हैं? तो इस तरह के दबाव बनाने के लिए यूट्यूब पर अब जो है 3 दिन पूरी तरह से जो है एक तरह से जुडिशरी पे हमला करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है, हम सब लोग जो सुन रहे हैं उनका ये कर्तव्य है कि सच्ची स्थिति को जानें और ये जानें कि क्या लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन हुआ? क्या देश के संविधान में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसका पालन हुआ? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से जो है ये कश्मीर से जो 370 हटाने की बात हुई, वो हुई, नहीं हुई? इसके बारे में अब जो है 11 तारीख से जब सुनवाई शुरू होगी, तो सब लोगों को इस पे ध्यान रखना है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये बात जो है जनता जानेगी कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ न्यायाधीश जो कि आने वाले समय में देश के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे, वो किस तरह के फैसले लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने कश्मीर में धारा 370 क्यों थी और कैसे हटाई गई और साथ ही जनता के हवाले से जो कुछ कहा, जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे इसकी सुनवाई आती है, हम तमाम अपडेट आप लोगों तक पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।